नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज होगी। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है, क्यों है और ऐसे मार्केट में आपको करना क्या है, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का इंपैक्ट होगा क्या। हमारे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं स्काईमेट के साइंटिस्ट महेश पलावत, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के और प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत होगी मानसून की खबर के साथ, क्योंकि देश के कई इलाकों में इस वक्त बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरे हफ्ते तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कल से ही ये बारिश हो रही है और पूरे हफ्ते मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ये आप तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, मुंबई में बहुत तेज बारिश कल से ही हो रही है। इसके अलावा कल से राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब तक देश के 68% हिस्सों में अच्छी बारिश हो चुकी है। इस सीजन में अब तक देश के 23% इलाकों में कम बारिश हुई है। ये मानसून को लेकर ताजा रिपोर्ट है। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के हालात क्या हैं। मानसूनी सीजन के लगभग 1 महीना 5 दिन गुजर चुके हैं। तो पिछले 35 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से मानसून की चाल रही है, कितनी बारिश हुई है, ये हम आपको मैप के जरिए दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर। केरल में इस सीजन में अब तक 43% कम बारिश हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है सामान्य के मुकाबले। तमिलनाडु में 60% ज़्यादा, तेलंगाना में 27% ज़्यादा बारिश हुई है। और मध्य महाराष्ट्र में इस सीजन में अब तक 36% कम बारिश हुई है। हालांकि ये डेफिसिट अब कम हो रही है, लेकिन अभी भी 36% की कमी है। गुजरात में 30% कम बारिश हुई है इस सीजन में। ओडिशा में 27% कम बारिश हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, और यह अच्छी बात आप कह लें कि यह है कि राजस्थान में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। और खास करके पश्चिमी राजस्थान, जो इलाका आमतौर पर सूखा रहता है, कम बारिश होती है, पश्चिमी राजस्थान में शानदार बारिश हुई है। और 63% सामान्य से ज्यादा बारिश वेस्ट राजस्थान में हुई है और पूर्वी राजस्थान में 22% ज्यादा बारिश। जम्मू कश्मीर में 38% ज्यादा। उत्तर प्रदेश में अब तक सामान्य के मुकाबले 40% कम बारिश हुई है। झारखंड और बंगाल में भी सामान्य से 40% कम बारिश अब तक हुई है। तो ये मानसून को लेकर ताजा हालात हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त क्या तस्वीर मानसून को लेकर आ रही है। चलिए, और इस पर हमारे साथ महेश पलावत जुड़े हैं, स्काईमेट के साइंटिस्ट हैं। महेश पलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अब आप ये बताएं कि अब यहां से अगले 15 दिन तक मानसून की चाल कैसी रहने वाली है सर? देखिए मृत्युंजय जी, अभी तक आपने देखा होगा कि जुलाई का महीना बहुत अच्छी मानसून की शुरुआत हुई है। यानी कि बहुत जो डेफिसिट था 8%, वो 3% पर आ गया 4 दिन के अंदर ही अंदर। और अभी जो आप देख रहे हैं कि पूरे पश्चिमी तट पर, यानी गुजरात से लेकर के कर्नाटक और उत्तरी केरला तक बहुत हैवी रेन हो रही है। उसका कारण यह है कि एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी बारिश जो होगी वो मध्य प्रदेश में और विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा और गुजरात के कई भागों के साथ साथ ईस्ट और साउथ राजस्थान के साथ साथ साउथ वेस्ट राजस्थान में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है अगले कम से कम 8-10 दिनों तक। यानी एक के बाद एक जो वेदर सिस्टम आएंगे। मुंबई को 7 और 8 तारीख को भारी से अति भारी बारिश मिलेगी, यानी 200-250 मिलीमीटर की रेन हो सकती है। पूरे इलाके में पानी बढ़ सकता है। और जो सबसे ज्यादा चिंता वाला विषय अगले कम से कम एक हफ्ते के लिए है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार में है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी। लेकिन जब ये लो प्रेशर एरिया जो मध्य भारत में है, ये जब तक बने रहेंगे तब तक वो जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है मध्य भारत में रहेगी और इसी इलाके में हैवी रेन होगी। तो ये 12-13 तारीख के आसपास क्या होगा कि ये जो ट्रफ रेखा थोड़ी कमजोर पड़ेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, नॉर्थ में जाएगी। और उस समय 12-13 तारीख से यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश को जो बारिश है बहुत अच्छी मिलेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी।
जो बाढ़ की स्थिति है उसमें सुधार होगा, और तमिलनाडु और रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश थोड़ी सी कम रह सकती है। ये है अगले 15 दिनों का लेखा जोखा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में अच्छी बारिश होगी देश के अलग अलग हिस्सों में। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं सर कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कल से, और पूरे हफ्ते के लिए अलर्ट है, तो क्या इसी हफ्ते भारी बारिश होने के बाद थोड़ा मामला ठीक होगा, या फिर आपको लगता है कि ये जो हैवी रेन है मुंबई और आसपास के इलाकों में ये अभी आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है? देखिए, अभी तो ये कल से बारिश और बढ़ेगी, और 7 और 8 तारीख को सबसे ज्यादा हैवी रेन होगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो दक्षिणी गुजरात पर आ जाएगा, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12 में हो सकता है कि लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाए, लेकिन 14-15 तारीख को एक बार फिर नया जो लो प्रेशर एरिया जो अभी म्यांमार की तरफ है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा, और उसके आसपास हमें अभी ये लग रहा है कि 13, 14, 15 या 16, मतलब अभी क्योंकि इतना एक्यूरेट बताना मुश्किल है, तो 13 से 15 या 16 के बीच में फिर से हैवी रेन होने की संभावना है मुंबई में। यानी कि मुंबई को अभी फिलहाल जो 15 दिन है तब तक राहत मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश कंटिन्यू रहेगी। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि चूंकि अभी मध्य महाराष्ट्र में 36% कम बारिश है, गुजरात में 30% कम है, उड़ीसा में 27% कम है, ये डेफिसिट कम हो जाएगी सर? ये जो लो प्रेशर एक के बाद एक बनेंगे वो उड़ीसा के ऊपर होकर ही आएंगे, तो उड़ीसा में अच्छी बारिश होती रहेगी, तो ये इसका जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं इनमें भी बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, और जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है वहां पर जैसे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर हो सकता है कि मॉडरेट शावर्स हो, बाकी इलाकों में भारी बारिश होगी। तो यानी और गुजरात के ऊपर से ही ये सारे वेदर सिस्टम निकलेंगे, तो गुजरात का और उड़ीसा का, मध्य महाराष्ट्र का डेफिसिट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान जो पिछले कई सालों में अभी हमने देखा है कि बारिश वहां बढ़ने लगी है, तो राजस्थान को भी बहुत अच्छी बारिश मिलने वाली है। उत्तरी राजस्थान में थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन बाकी जो इलाके हैं जयपुर और उसके नीचे वाले इलाके जो साउथ में हैं उनको काफी अच्छी बारिश मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेश पलावत जी आपका मानसून पर यह ताजा रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि हाँ, एग्री मार्केट में देखिए क्या हो रहा है। पाम तेल की कीमतों में लगातार गिरावट बढ़ रही है। कल भी करीब 10% के आसपास की गिरावट हमने BMD जो कि मलेशिया का वायदा बाजार है वहां पर देखी थी। आज भी 3% से ज्यादा पाम तेल के दाम गिरे हुए हैं, तो 2 दिन में 13% के आसपास की गिरावट आ गई है। 10 महीने के लो पर है पाम तेल का भाव, 4200 रिंगिट प्रति टन के करीब पहुंच चुका है। हमारे साथ प्रीतम पटनायक और मनोज जैन साहब हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, ये जो पाम में गिरावट आ रही है अभी और बढ़ने वाली है, क्या सिचुएशन अभी आपको ओवरऑल एडिबल ऑयल को लेकर दिख रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे जो गिरावट है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ पे इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट को बैन किया था और वहाँ पे स्टॉक जो है वो बड़ी मात्रा में क्रिएट हुए, उसके बाद से फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट में जो है ओपन किया गया, और हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू अगले 1-2 महीने रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है, यहाँ पे अभी अगले 2 महीने जो है वो लीन पीरियड रहेगा, और उसके चलते यहाँ पे भी डिमांड में जो है कमी देखने को मिलेगी। तो हमारा मानना है कि अभी जो गिरावट है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, और वर्तमान लेवल से भी लगभग 8 से 10% की गिरावट और यहाँ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि जो गिरावट आ रही है उसका असर आगे आने वाले समय में खाने की कीमतों में देखने को मिलेगा। ओके, सस्ता तेल जो है यहाँ पे फिर एक बार मिलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दाम अभी और कम होंगे। और एक खबर कॉटन को लेकर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिली है, और राहत यह है कि जो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी की समय सीमा है उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि अब 31 अक्टूबर तक इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट जारी रहेगी, जो कि पहले 30 सितंबर तक थी, तो उसमें 1 महीने की राहत दी गई है ताकि इंपोर्टर को थोड़ी राहत मिले, और दाम जिस तरह से बढ़े थे पहले उस पर कुछ राहत आगे और मिलती रहे। और हुआ यह है कि हाल के दिनों में कॉटन के दाम भी बहुत कम हुए हैं, 18% रिकॉर्ड ऊंचाई से कॉटन के दाम टूट गए हैं। तो मनोज जी, कॉटन में अभी इस खबर के बाद कुछ और गिरावट आप देख रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय जी, हम देख रहे हैं कि जो आइस कॉटन फ्यूचर है वहां पे लगातार दबाव भी देखने को मिला है। हम देख रहे हैं कि 100 सेंट के नीचे अभी जो है आइस कॉटन फ्यूचर कारोबार कर रहा है। भारतीय बाजारों में हमने एक ओवरसोल्ड सिचुएशन देखी थी, जिसके चलते आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ 42,500 के रेंजेस में फिर जो है बिकवाली देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पे बाइंग जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। ऊपर में 42-500 के स्तर मिले तो फिर यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 महीने में कीमतें 39,500 तक के स्तर यहाँ दिखा सकती हैं। ठीक है, 39,500 तक एमसीएक्स पर कॉटन का भाव आ सकता है, ये आपकी राय है कॉटन के ऊपर। लेकिन अब बात होगी गोल्ड की। और जब से इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर बढ़ी है तब से गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ये लगातार तीसरा दिन है, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये लगातार तीसरा दिन है जबकि गोल्ड के दाम बढ़े हैं एमसीएक्स पर, गिरे नहीं है। आपको याद होगा फ्राइडे को हमने खबर ब्रेक की थी ड्यूटी वाली और उस दिन करीब करीब 1500 रुपए की तेजी हमने गोल्ड में देखी थी। मंडे को कल भी तेजी थी। जरा गोल्ड का प्राइस दिखाइए। और आज भी गोल्ड के दाम ऊपर गए हैं। अभी भी देखिए गोल्ड में करीब करीब इस वक्त 135 रुपए की तेजी है, 52,250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बताइए पटनायक जी, गोल्ड में तेजी बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो तेजी इसमें बरकरार रहेगी। आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देख लीजिए कि जितना ट्रेजरी यील्ड्स है वो भी ऊपर थे, डॉलर भी स्ट्रेंथन मोड में था, उसके बावजूद गोल्ड के प्राइसेस थोड़े ऊपर जा ही रहते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है कि टेक्निकल बाइंग लेवल एक लेवल पे वैल्यू या डिस्काउंट बाइंग जिसको बोल सकते हैं कि ट्रेडर्स के बीच में आ गया है। बट ये स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक ट्रेड लेके चल सकते हैं हम लोग बाई का। यदि गोल्ड 52,000 लेवल पे आता है तो उसको बाई करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस एट 51,850 और टारगेट 52,250। ध्यान रखिए, इसको लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से नहीं लेके चलते क्योंकि कल अब एफओएमसी की मीट है और वहां पे क्या बोलते हैं एफओएमसी फेड चेयरमैन, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा फ्यूचर ट्रेंड ऑफ गोल्ड। बट शॉर्ट टर्म में मेरे को तो लग ही रहा है कि टेक्निकल बाई है। टेक्निकल बाई है और आपने जो टारगेट दिया था वो हिट भी हो गया, तो नया टारगेट अब क्या है गोल्ड पर आपका पटनायक जी? सॉरी हाँ, तो अभी नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट इज अबाउट 52,350 के लेवल पे जाएगा, उसको क्रॉस करेगा तो 400 भी टच कर सकता है। ठीक है, 52,400, ये आप मोटा मोटी ध्यान में रखिए कि 52,400 का टारगेट आपको दिया जा रहा है। मतलब यहां से करीब करीब 140 रुपए ऊपर का टारगेट आपको गोल्ड में अभी दिया जा रहा है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज आपको चांदी में क्या करना है। और कॉपर भी टॉपर है लेकिन नीचे से, उसमें अब आपको क्या करना है बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात चांदी की, और चांदी में आप देखिए कि तेजी लौटी है और इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी में करीब करीब 450 रुपए के आसपास की तेजी है। 58,871 ये एमसीएक्स पर चांदी का ताजा भाव है। अब जरा बताइए मनोज जी की चांदी में गिरावट तो बहुत आ गई, 2 साल के लो पर ग्लोबल मार्केट में भी चांदी का भाव पहुंचा, यहां पर भी बहुत गिरावट देखी। क्या अब वो लेवल आ गया है जहां से बाइंग शुरू की जाए चांदी में? कि इंटरनेशनल मार्केट में 19.80 जो है वो काफी अहम स्तर था और हमने उसी के आसपास जो है सपोर्ट आते हुए देखा है। तो शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे जो है हम बाउंस जो है वापस चांदी की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे और कीमतें फिर एक बार 21 से 21.20 मतलब वर्तमान लेवल से लगभग 4 से 5% की जो बढ़त है वो ग्रेजुअली दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि यहाँ फिर एक बार 60,000 से 61,000 तक के जो लेवल वो अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो यह एक अच्छे लेवल है बाइंग के लिहाज से। 58,500 सितंबर वायदा में अगर मिलते हैं तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। इंट्राडे में भी 57,950 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए 59,600 तक का लक्ष्य यहाँ रख के चल सकते हैं। 600 का टारगेट है मनोज जी, तो फिर 58,700 58,800 के आसपास भी बाइंग कर, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर अभी इस भाव पर बाइंग करने में क्या हर्ज है? अगर आपका टारगेट 59,600 का है और मान लीजिए 58,900 के आसपास भी बाइंग कर ली जाए, 700 रुपए इंट्राडे में मिल रहा है तो ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से थोड़ा सा डीप पे जो है बाइंग की सलाह रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में यहाँ काफी वोलेटिलिटी बनी हुई है जिसके चलते चांदी में भी उठापटक है। तो वो एक अप्रोप्रिएट लेवल होगा। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो वर्तमान लेवल पे भी जो है बाइंग कर सकते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर इस भाव पर भी बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा अगर आप संयमित रूप से ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा जो लेवल आपको दिया गया 58,500 का, उसका भी आप इंतजार कर सकते हैं। अब बात होगी कॉपर की। कॉपर में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। 17-18 महीने के लो पर है एलएमई पे, लंदन मेटल एक्सचेंज पे। वजह साफ है, चाइना में डिमांड घटने की आशंका है, अमेरिका में डिमांड घटने की आशंका है, और इन दोनों देशों में जो डिमांड घटने की आशंका आई है इसने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से डाउन कर दिया है। तो पटनायक जी आप बताएं कि जो कॉपर के दाम लगातार गिर रहे हैं, पिछले हफ्ते एलएमई पर कॉपर का स्टॉक भी 20% बढ़ा है, तो बताएं क्या किया जाए कॉपर में? इस गिरावट पर बाइंग या अभी और
बाकी है गिरावट? देखिए, मैं सेंटिमेंट बोल लूं तो बहुत ही नेगेटिव बन ही चुका था कॉपर के लिए। कहीं ना कहीं रिसेशन का फियर, चाइना क्लोजर, आपने जैसे बताया 20% इंक्रीज हुआ है इन्वेंट्री में, एलएमई में करीबन 10,100 मैट्रिक टन का बढ़ोतरी हुई थी उसमें इन्वेंट्री में। पर एक चीज मान के चलिए, हर एक चीज का एक बेस फ्लोर भी आता है। अभी दो मेजर इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा इग्नोर किया है मेरे हिसाब से। एक है कि बाइडेन जी अभी बहुत एग्रेसिवली डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो चाइना के साथ रीनेगोशिएट करें उनके ट्रेड ड्यूटीज के बारे में, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पेटस हो सकता है। दूसरा, चाइना का जो सर्विसेज का डेटा आया था वो बहुत ही इंकरेजिंग आया था, क्योंकि चाइना थोड़ा भी इसके बाद ईज करे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस को, तो मेरे को लगता है ये बाउंस बैक मेटल मार्केट्स में अपने को बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकता है। हम लोग थोड़ा सा स्पेकुलेटिव ट्रेड लेके चलेंगे कॉपर में, जहां पे हम लोग बोलते हैं अराउंड 675 का लेवल आता है, तो एक बार बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 670 का लगा के और टारगेट 682-83 का लेवल का लगा के चल सकते हैं। पे इनफैक्ट मनोज जी की भी कॉल बाइंग की ही है और उनका भी टारगेट 680 का है। 672 पे उन्होंने बाइंग की राय दी है। तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कॉपर खरीदें। जरा दोनों कॉल अपनी स्क्रीन पे, हाँ देखिए ये दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर, और दोनों एक्सपर्ट आपको कॉपर में बाइंग की राय दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए। तो आप अपने लेवल, अपने हिसाब से लेवल चुन लें। लेवल में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन आप बाइंग का ट्रेड कॉपर में ले सकते हैं। अब जरा पटनायक जी संक्षेप में आप बताएं, क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में थोड़ी तेजी आई है, लेकिन फंडामेंटल में आपको नई खबर इस वक्त नहीं दिख रही है। तो कच्चे तेल में आज के लिए क्या? 30 सेकंड में। नहीं, बिल्कुल मिथुन जी, मेरी राय भी आपकी जैसे ही है। आई थिंक सारे बैड न्यूज फैक्टर हो चुके हैं। आपका डेनिश जो प्रोडक्शन है उसके बारे में भी ओपेक हो गया, जितना लिबिया में प्रोडक्शन के इश्यूज है सब कुछ आ चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टॉप बन चुका है क्रूड का। तो कहीं हम लोग तो एक्चुअली सेल का एक कॉल लेकर आए हैं कि 8750 पे हम लोग सेल करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस 850 का और टारगेट प्राइस 8600 का। ठीक है, 30 सेकंड में नेचुरल गैस पर आपकी कॉल मनोज जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो नॉर्वे में लेबर स्ट्राइक हुआ है तो उसका सपोर्ट यहाँ गैस की कीमतों में देखने को मिलेगा। 455 पे बाय करें, 442 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 478 का रख सकते हैं। तो नेचुरल गैस में बाइंग की कॉल 478 के टारगेट के लिए। अभी भाव है 457 रुपए के आसपास। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, और पटनायक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।